दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र छीना जा रहा हो और लोगों को इसका एहसास ही ना हो, यहां तक कि लोकतंत्र छीना जा रहा हो और इस देश के नेताओं को इसका एहसास ही ना हो, या फिर इस देश में लोकतंत्र का ताना बाना, सत्ता अगर अपनी सुविधा से गढ़ती चली जा रही हो और लोकतंत्र छीनने के दौरान इस देश का पूरा सिस्टम ही उसी सत्ता के हिसाब से चलने लग जाए, तो इसके मतलब मायने बहुत साफ हैं। बड़ी गहरी पैठ इस दौर में उस सिस्टम की हो चुकी है जो लोकतंत्र छीनता है और एक नए नैरेटिव को गढ़ देता है। वो नैरेटिव कुछ दिनों के बाद नैरेटिव नहीं रहता, बल्कि हकीकत में तब्दील हो जाता है। लगातार उसी नैरेटिव को थोपते थोपते तब तक एक दूसरी पीढ़ी खड़ी हो जाती है जो जान ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाती है कि दरअसल भारत कैसे आजाद हुआ, इस देश के मतलब मायने क्या है, महात्मा गांधी जिस रास्ते पर चल रहे थे उसका महत्व क्या है। और शायद यही वो वजह है जो नैरेटिव की शुरुआत होती है धीरे धीरे सिस्टम उसको इस देश के शिक्षा के सिलेबस तक में शामिल कर कर आने वाली पीढ़ियों को इसका एहसास होने ही नहीं देता है कि दरअसल लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। सड़क पर चलते हुए नहीं बल्कि पार्लियामेंट के भीतर घुसकर भी किसी भी नेता को पकड़ लीजिए और पूछिए लोकतंत्र क्या है, शायद जवाब दे ही नहीं पाएगा। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई जिसमें जिस भी मुद्दे को लेकर विपक्ष खड़ा हुआ उसी मुद्दे पर उसे समझौता करना पड़ गया, क्योंकि जिसने भी सवाल उठाए उस सवालों का साथ देने के लिए उनके साथ विपक्ष के नेता तो दूर की बात है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथी सहयोगियों की राय भी बिल्कुल अलग थी। तो क्या लोकतंत्र एक अबूझ पहेली है, या फिर इस दौर में जब कोई रास्ता बचे ही नहीं तो आपको उस रास्ते पर चलना ही पड़ता और सोचते हैं गाहे बगाहे इस देश के भीतर कभी तो जनता जाग जाएगी, जनजी जाग जाएगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट जागे या ना जागे, इस देश में चुनाव आयोग जागे या ना जागे, इस देश की नौकरशाही, इस देश की पुलिस संस्था, इस देश के भीतर हर वो तंत्र जागे या ना जागे जिस तंत्र के आश्रय इस देश का लोकतंत्र इस देश के नागरिकों को एक आजादी देता है, लेकिन वही जनता जाग जाएगी। शायद राजनीति का यह मंत्र धीरे धीरे इतना बोझिल हो गया कि पहली बार अब विपक्ष को लगने लगा शायद उससे गलती हो गई। और इस सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हमें लगता है आज आपको हर पायदान पे खड़े होना होगा। इस देश में पहला सवाल ईवीएम को लेकर उठा था। इतना शोर मचा कि यह भी कहा गया कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं तो चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे। लेकिन अपने ही लोगों के भीतर से राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे थे, लेकिन याद कीजिए कार्तिक चिदंबरम हो या फिर अभिषेक बैनर्जी हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उस दौर में यह समझ नहीं पाई कि इसके मतलब मायने क्या होते हैं। सभी दौड़ रहे थे सत्ता पाने के लिए, वो दौड़ते चले गए और उसके बाद चुनाव हुआ, ईवीएम का उपयोग हुआ और वो लेजिटिमाइज हो गया। इसी तर्ज पर एसआईआर का जिक्र भी हुआ। उसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटा दिया, जिस सुप्रीम कोर्ट से राहत इलेक्ट्रोल बॉन्ड तक को लेकर नहीं मिली, पेगासस को लेकर नहीं मिली। यानी काला धन है, पैसे गड़बड़ी से जमा किए गए, लेकिन उसको उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास रहने दीजिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, इनकी भूमिका तो महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना के टूटने के साथ बाखूबी उभरी थी। तब कौन कहां खड़ा हुआ था, या किसने यह सोचा था कि दरअसल अब चुनाव मैदान में जाएं या ना जाएं, दूसरे जाने लग गए, सब चल पड़े, सबको लगा सत्ता मिल जाएगी। लेजिटिमाइज एसआईआर भी धीरे धीरे होने लगा, लेजिटिमाइज इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, उसके फैसले भी हो गए। जब सीधे इलेक्शन कमीशन पे बात आई तब भी विरोध के स्वर चुनाव लड़ने वाले या चुनाव में अपनी पार्टी को बंटते हुए देखते हुए
हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर से तभी आवाज आई जब उसे चोट लगी, लेकिन किसी दूसरे ने साथ नहीं दिया, यह सोच समझकर कि दरअसल राजनीति तो प्रतिस्पर्धा का खेल है और सामने सत्ता खड़ी है, तो क्यों नहीं उस दिशा में चला जाए। और हर कोई चल पड़ा। इलेक्शन कमीशन भी क्या लेजिटिमाइज हो गया। इतनी आगे क्यों निकलते हैं? जिस मीडिया या जिस गोदी मीडिया का जिक्र होता है रोज शाम में, किस पॉलिटिकल पार्टी के कौन से नेता वहां क्या कहने आते हैं, उन्हें सुनता कौन है? उनकी बात को काउंटर करने के लिए हर न्यूज चैनल में एक एंकर बैठा है जो इस दौर में सत्ता का प्रवक्ता है। फिर भी आते हैं, लेजिटिमाइज उसे भी कर रहे हैं। इस दौर में हर दरवाजे के सामने विपक्ष खड़ा होता है, अपनी मजबूरी को दिखलाता है और फिर वो बढ़ जाता है। क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनमें आपसी समझ की कमी है या तारतम्यता की कमी है? शायद नहीं, बात इसके आगे की है। और इसके तीन अलग अलग मायने निकले, उससे पहले जरा इस सीढ़ी को समझिए, चीजें कैसे डेवलप होती है। अन्ना हजारे आए, केजरीवाल निकल कर आए। केजरीवाल की उपयोगिता कब तक किसे रहेगी? उसके बाद उसमें से भी चुन लिया गया राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा जो एक गलत पार्टी के भीतर सही व्यक्ति खुद को ठहरा रहे हैं, वही सही व्यक्ति एक गलत पार्टी के वोट से संसद भवन तक पहुंचा और आज वो राष्ट्रपति की चौखट पर यह कहने के लिए था कि मैं सही हूं। उसमें भी वो केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी निकल कर नहीं आएगी। उसने लड़ना सीखा ही नहीं राजनीतिक तौर पर। सत्ता में आने की लड़ाई और सत्ता पाने के बाद की लड़ाई में अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि इस देश की राजनीति जनता से कट चुकी है। इस देश के नेताओं का जीवन उनकी अपनी सुविधाओं से लैस है, जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और शायद इसीलिए इस देश में जब अब यह सवाल उठ रहा है, ममता बनर्जी वहां हार गई, स्टालिन वहां हार गए। दोनों ने तो अच्छा काम किया, उनके अपने लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का जीवन उन सामान्य लोगों के समकक्ष था या नहीं था? या इस देश में विपक्ष के किसी भी नेता का जीवन जो होता है वो क्या इतने विशेषाधिकार पाने के बाद, और जिस पॉलिटिक्स में पैसा हो और जिस पॉलिटिक्स को लड़ने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे को प्राप्त करने का तरीका वाइट तो हो नहीं सकता है। यानी एक पूरा सिस्टम और नेक्सस क्रिएट होता है। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो इस देश में पैसा मुनाफे के जरिए कमाना चाहता है, उसको मुनाफे के लिए पॉलिटिकल रास्ते चाहिए और पॉलिटिकल रास्ते देने वाला शख्स को वो पैसा रिटर्न होता है। यही फाइल तो पीएमओ में तैयार रहती है और इसके बाद कौन कहां कैसे झुकेगा, एक लंबी कतार कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं की है जिनके पास खूब संपत्ति थी, एक झटके में वह बीजेपी में शामिल हो गए। क्या यही स्थिति इस देश के छत्रपों की नहीं है? सरकार सुविधा देगी, सलाम ठोकने के लिए आपको अर्दली भी दे देगी। विशेषाधिकार तौर पर आपकी पहुंच पकड़ पार्लियामेंट के भीतर भी रहेगी, आप सवाल भी उठा पाएंगे। लेकिन कौन जानता है, एक झटके में इस देश के भीतर अगर नेता एक दिन में चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंच जाए तो उसके पीछे किसकी पूंजी लगी हुई है? यह सवाल उठाया जा सकता है क्या? प्रशांत किशोर के चुनाव में जितना पैसा लुटाया गया, वो पैसे का कोई हिसाब किताब है क्या? जबकि दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर देखिएगा तो हर हिसाब का कच्चा चिट्ठा लेने के लिए उन्हें जेल तक भेजा गया, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां पर पॉलिटिशियंस को अब लोकतंत्र के भीतर उस सत्ता की राह को खोजना है जहां पर एकजुटता के साथ वो पॉलिटिकल जवाब दे सके। और इस विजन के ना होने के कारण हर विरोध और उसके बाद लेजिटिमाइज की स्थिति आती चली गई। और होते होते स्थिति यह आ गई कि एक बार फिर हर कोई पीछे देखने को तैयार है, यह सोचकर शायद पुराने दौर में वो पहुंच जाए, परिस्थितियां आ जाए। जी नहीं, इस देश के भीतर समाज का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तर्ज पे हुआ है, उसमें इस देश का आम नागरिक इससे पहले यानी 2014 से पहले हर 5 साल में अपने स्टेट में चुनाव के वक्त पॉलिटिकलाइज होता था, लेकिन अब तो हर क्षण वो पॉलिटिकलाइज है।
परिवारों के भीतर होती हुई बहस और बढ़ते हुए राजनीतिक दलों के साथ और तर्कों के आश्रय परिवार के भीतर खिंचती लकीर, मोहल्ले के भीतर खिंचती लकीर, राज्यों के भीतर बढ़ती हुई परिस्थिति और होते होते बात सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जब पहुंची तो कहा गया ये राज्य सरकार का कर्मचारी है, ये केंद्र सरकार का कर्मचारी है, ये राज्य का पुलिस है, ये केंद्र के अर्धसैनिक बल है। यहां तक बढ़ गई चीजें। यानी एक अनचाही सी बहुत छोटे स्तर पर चीजें क्या इस देश में एक सिविल वार की तर्ज पर अंदरूनी तौर पर चल रही है जिसका उभार नहीं है। लेकिन क्या इन नेताओं को ऐसा लगता है कि जनता उनके पीछे उनके साथ खड़ी हो जाएगी, या फिर वो सिस्टम के आदी हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा और वो ये कहेंगे ही नहीं हमारा जन्म यही हुआ है। और इसके साथ ही जो संविधान बना है वो तो ताकत देता है, जिसने जन्म लिया है उसको 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। और यहां तो क्या 18 साल 80 साल के बुजुर्ग को भी दरकिनार कर दिया गया, कोई पर्चा चाहिए, यानी जीवित मनुष्य की कोई पहुंच पकड़ इस दौर में गायब हो गई, छिनता जा रहा है पूरा लोकतंत्र। अब सवाल है, जब राजनीतिक चौखट पे हार दर हार मिलती चली गई और समझ में आने लगा अब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और एक ही पार्टी और उसके तौर तरीके, उसका सिस्टम, उस सिस्टम में शामिल इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों की नियुक्ति भी अगर वही सत्ता कर रही होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लौटिए पीछे, देखिए पीछे कौन था वो। अचानक संजय राउत जागते हैं, जी शिवसेना के हैं, और कहते हैं देखिए राहुल गांधी समझाया करते थे, ममता नहीं समझी, ममता समझ जाती तो अच्छा होता। जी, राजनीतिक टकराव की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की सोच भी एक वक्त ममता ने ही रखी थी। केसीआर कहां गायब हो गए, तेलंगाना के नेता, आपको याद है? उन्होंने भी खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की सोची और 4 नेता पहुंचे थे। वो चारों आज कहां हैं? 4 नेता विजयन पहुंचे थे लेफ्ट के, लेफ्ट इस देश से गायब हो गया। अखिलेश पहुंचे थे, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, अब यूपी में क्या होगा। केजरीवाल पहुंचे थे, दिल्ली छिन गया, पंजाब आज नहीं कल छिन जाएगा, जिसके संकेत आज राष्ट्रपति भवन में चड्डा ने दे दिए। अब किस परिस्थिति में, और ममता बनर्जी शरद पवार से कह रही थी क्यों नहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए। अब बहुत हो गया। एक ऐसी परिस्थिति के बीच झूलती हुई लोकतांत्रिक चुनावी परिस्थितियां जिसमें अपने होने का एहसास कैसे होगा, तो जरा आज बात हमने शुरुआत संजय राउत का नाम ले लिया तो सुन तो लीजिए उनकी। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। तो शिवसेना के नेता संजय राउत जिसे पाठ पढ़ा रहे हैं वो ममता बनर्जी है जो चुनाव हार चुकी है। लेकिन आज जब सामने आई तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। जिन बातों का जिक्र किया उसको 10 हिस्सों में आप जरा समझ लीजिए। हमें जनादेश से नहीं साजिश से हराया गया, चुनाव आयोग असली खलनायक है, हमारी 100 सीटें लूटी गई, भाजपा ने काउंटिंग सेंटर पर कब्जा कर लिया, मेरे साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, उम्मीदवार हो या कार्यकर्ता हो उनके साथ अत्याचार किया गया। हम चुनाव आयोग के खिलाफ अब कदम उठाएंगे। 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं। हमने चुनाव नैतिक रूप पर जीता है लेकिन अनैतिक तौर पर हमें चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया गया, तो मैं इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं, मैं आजाद पंछी हूं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़क पर रहूंगी। और इस बात को कहते कहते उनके तेवर उस तर्ज पर आ गए जहां एक झटके में लोग संविधान उठाकर पढ़ने लगे और जानने लगे अब देश के भीतर अगर संवैधानिक संकट होगा या फिर बंगाल के भीतर होगा तो यह मैसेज होगा क्या। क्योंकि जाता हुआ मुख्यमंत्री और
आता हुआ मुख्यमंत्री, उसके बीच राज्यपाल खड़ा होता है, जो उस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से पहले और इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा स्वीकार करने के बाद केयर टेकर के तौर पर रखता है। लेकिन इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो इस्तीफा नहीं देंगे तो इसके मतलब बहुत साफ है, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल लगाएंगे और उसके बाद नई सरकार को बुलाएंगे। यह मैसेज या ये दाव इतना गहरा नहीं है, लेकिन पहली बार इस स्थिति ने 3 बातें उभार कर रख दी हैं। जिस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के टूटने पर कहता हो कि राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक, गैर संवैधानिक थी, बावजूद इसके अब हो गया सो हो गया। जिस देश में पैसे के खेल के तहत इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट कहे यह बिल्कुल गलत था, वसूली थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। इस देश में नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी हो रही हो और सुप्रीम कोर्ट बात करते करते फाइनल उस डिसीजन पे पहुंच जाए, छोड़ दीजिए इसे, अन्यथा ये सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल यही कह रहे हैं, यानी सरकार यही कह रही है, तो मान लीजिए। यानी इस देश के भीतर सत्ता ने इससे पहले जो भी संवैधानिक दायरों को तोड़ा, उस संवैधानिक दायरे को तोड़ने की हिम्मत ना ईवीएम के वक्त, ना एसआईआर के वक्त, ना इलेक्शन कमीशन के वक्त, ना किसी भी मुद्दे के वक्त इस देश में विपक्ष एकजुट होकर हिम्मत नहीं दिखा सका, क्योंकि उसकी अपनी सुविधा की पोटली, उसके पास अपना पैसा, वो ब्लैक मनी भी हो सकता है, उसके अपने संबंध, विशेषाधिकार, इन तमाम चीजों के नेक्सस के तहत उसका जीवन तो गुजर जाएगा। और छत्रपों की कतार कमोवेश ऐसी ही इस देश के भीतर इसलिए बनी क्योंकि भारत की राजनीति करप्ट है। अब उस करप्ट राजनीति के भीतर करप्ट पॉलिटिशियंस की मौजूदगी और उस एहसास के साथ संसदीय चुनाव में कूदना और नहीं कूदने के बीच में क्या एकजुटता आ पाएगी। ममता बनर्जी का इस बयान को तो सुन लीजिए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने बताया उनके पास हर विपक्ष के नेता का टेलीफोन आया, वो चाहे हारे हुए स्टालिन हो या अगले चुनाव में कूदने वाले अखिलेश यादव हो, वो राहुल गांधी हो, वो सोनिया गांधी हो, वो उद्धव ठाकरे हो, टेलीफोन सबका आया। अखिलेश तो जिद करने लगे कि वो आज ही आकर आपसे मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा कल मिलना, कल आना। मिलने मिलाने की परिस्थिति में जनता और जनता से जुड़ाव, उसकी जरूरतें, इस देश में लोकतंत्र की समझ, लोकतंत्र के सिस्टम के भीतर हर औजार को ठीक करने की सोच क्या किसी के पास है, या ये खेल पूरा आंकड़ों का है, एक ऐसी मैथमेटिक्स का है जिसमें सत्ता भी उन्हीं गोटियों को बैठाती है। वो समझना जानती है कि दरअसल कानून बनने की ताकत संसद के भीतर जिस दिन 2/3 बहुमत मिल जाएगा, जो मन चाहे सो कानून बना सकते हैं, और बहुमत के साथ कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास करा सकते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी बहुमत में नहीं थी, अल्पमत में थी, 240 सीट पर 2024 के चुनाव में थी। उसके बाद साथ कौन जुड़ा? नीतीश कुमार कहां पर है? चंद्रबाबू नायडू, उनको जो अमरावती अपनी राजधानी राज्य की बनानी है, कितना पैसा दिया गया, कोई हिसाब किताब बता पाएगा? क्यों नहीं विपक्ष बैठकर बतलाता इस देश में राजनीति उस पैसे के आश्रय होती है और जो सत्ता के साथ खड़ा आता है उसे सुविधा मिलती है? या फिर कौन नहीं बतलाएगा कि इस देश के भीतर और खुद जिस पार्टी से निकले हुए हों, क्यों सामने नहीं आए? आम आदमी पार्टी के नेता की 7 सांसद क्यों खिसक गए? हर का कच्चा चिट्ठा लेकर क्यों नहीं बैठ गए कि उनका अपना कच्चा चिट्ठा ना खुल जाए? अगर बेखौफ हैं, डर नहीं है, तो फिर उस अंदाज में सामने आना चाहिए। शायद इसीलिए अब जरा समझिए कि ममता बनर्जी बंगाल से आती हैं, 42 सीट्स है, 29 जीती थी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, स्टालिन चुनाव हार गए, वो 22 सीटें जीते थे लोकसभा की।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को जोड़िएगा तो 17 सीटें दोनों ने 48 में से जीती थी। बिहार में 40 सीट तेजस्वी यादव ने 4 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में 80 सीट अखिलेश यादव, जिनके भविष्य का फैसला अगले साल शुरू में ही होना है, फरवरी मार्च में ही होना है, 37 सीटें जीती थी। यानी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, यानी ममता, स्टालिन, उद्धव, शरद पवार, तेजस्वी, अखिलेश, 249 टू 49 में से 109 सीटें इन्होंने ही जीती थी। कांग्रेस 99 अलग थी। इसीलिए ये 200 का आंकड़ा बहुत आसानी से पार करते चले गए। इसके बाद और भी थे, अरविंद केजरीवाल की 3 सांसद थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद यानी हेमंत सोरेन यानी झारखंड, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, इसके 8 सांसद थे, मुस्लिम लीग के 3 सांसद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला 2 सांसद थे। सबको जोड़िएगा तो एक चुनौती देने की स्थिति में 2024 में मैदान में आ चुके थे। अब इसके बाद जब आप राज्यों की परिस्थिति में इसी लोकतंत्र को उसी संसदीय व्यवस्था के दायरे में टटोलने निकलेंगे तो सवाल आपके सामने होगा, क्या 2029 के चुनाव में ममता बंगाल में उतनी सीट जीत पाएगी? स्टालिन उतनी सीट जीत पाएंगे? उद्धव या शरद पवार बच पाएंगे? अखिलेश यादव इतनी सीटें जीत पाएंगे जो उन्होंने अपने पार्टी के भीतर से उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया? बिहार में तेजस्वी यादव क्या 4 सीट जीत भी पाएंगे? इम्पॉसिबल सी परिस्थिति है। तो शायद इसीलिए अब हर किसी को समझ में आने लगा, या शायद अभी भी अधूरी समझ है, क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ने उतरते हैं, खुद को एकजुट करने उतरते हैं, तो बहुत कुछ त्याग आपको करना पड़ता है और उस त्याग के साथ नैतिकता जुड़ी होती है। जिस नैतिकता की जीत की दुहाई ममता बनर्जी दे रही है, उस नैतिकता की सीढ़ियों पर खड़े होकर ममता बनर्जी अपने सांसद विधायकों की पैसे जो उन्होंने कमाए, क्या उसको सामने रख सकती है? और उसके बाद संघर्ष के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाए, या फिर उनमें से भी कुछ टूट जाएंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ टूट जाएंगे। यहां नहीं लाभ, वहां मिलेगा लाभ, यहां मान्यता नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी मान्यता। इसका यह मतलब नहीं है कि बीजेपी पाक साफ है। वह तो लोकतंत्र के उस सीढ़ी पर जाकर खड़ी हो गई जहां करप्शन सिस्टम में तब्दील कर दिया गया, जहां सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन धराशायी होते हुए दिखाई देने लगे और उसी को सब कुछ मान लिया जाए। इसीलिए जहां से हमने बात शुरू की थी, नैरेटिव का मसला नहीं है, इसको आप इस रूप में समझिए। देश आजाद हुआ उस वक्त नेहरू ने गलत रास्ता अपनाया, इसीलिए देश भटकता रहा। इस बात का जिक्र कितनी बार बीजेपी ने किया और सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किया। यह नैरेटिव 2014 में था, लेकिन जिस पीढ़ी ने इस दौर में लगातार इस नैरेटिव को देखा और हमारे एजुकेशन सिलेबस में अगर यह शामिल हो गया कि दरअसल आजादी के बाद यह सवाल उठना चाहिए कि उस समय दूसरे रास्तों को पकड़ना चाहिए था, इसीलिए यह देश फेल कई मौकों पर हुआ। नेहरू गलत थे। अब जिसने उस पाठ को पढ़ा स्कूल में, अब वो जब बड़ा होगा 25-30 साल के बाद, तो उसके लिए नैरेटिव नहीं होगा, हकीकत होगा। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने सच को छुपा लिया, कितने करोड़ मामले उसके यहां पड़े हुए हैं पेंडिंग में, उसके यहां के करप्शन का जिक्र सीबीएसई की किताब से गायब हो गया। अब जो बच्चे पढ़ेंगे वो न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के उस न्याय की चादर को ही देखेंगे जो नैरेटिव नहीं है, जो धीरे धीरे एक फैक्ट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन देश के भीतर की हकीकत कुछ और होगी। शायद इसीलिए जो बंगाल के परिणाम है, जो ममता का रिएक्शन है, जो असम के चुनाव परिणाम है, जो कांग्रेस का रिएक्शन है, जो तमिलनाडु में अचानक एक हीरो झटके से सिल्वर स्क्रीन से निकलकर पॉलिटिकल स्क्रीन पर छा गया, ये तमाम नैरेटिव्स को आज जरा पकड़िए और जरा सोचना शुरू कीजिएगा। 2029 तक ये सब कुछ आपको सच इसलिए लगने लगेगा क्योंकि लोकतंत्र जब छिन रहा है तो इसका एहसास इस देश में ना तो नागरिकों को है, ना नेताओं को है, ना कानून बनाने वाले सांसदों को है जो पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हैं। ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।